मैं रवि कुमार, स्वागत है रेनिशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज कुछ टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे और कुछ तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के दौरान देख रहा हूँ मैं कैंडिडेट्स के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, है ना। कैसे तैयारी किया जाए, कैसे लिखा जाए। बहुत सारे लोग आशंकित हैं, हमारा तो इतना ही मार्क्स से तैयारी शुरू करूं या नहीं। कुछ अजीब अजीब प्रश्न भी इस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपने देखा है और एक मीडियम वाला सवाल भी है ना। यूपीएससी में जब से 11 का हल्ला उड़ा है कि 11 का हिंदी मीडियम हुआ है, तब से वो भी एक समस्या क्रिएट कर रहा है। निश्चित रूप से चिंता तो हो ही जाती है जब आप लाखों रुपया खर्च करके कोचिंग करते हैं और जब इस टाइप का रिजल्ट देखने को मिलता है तो कोई भी कोचिंग वाला फिर दावा भी करने लायक नहीं रह जाता है, ठीक है, कि आपको आईएएस बना दूंगा। कुछ न कुछ दोनों पक्षों में कमी होती है ना। खैर, इस पर बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम लोग अपने जेपीएससी मेंस पर आते हैं, ठीक है। देखिए, जेपीएससी मुख्य परीक्षा का जो सिचुएशन बन रहा है, अभी तक तो पीटी रिजल्ट नहीं आया है। देखिए कब आता है, मैक्सिमम नवंबर फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, जैसा कि सिनारियो चल रहा है और ये सभी ओर से सूचना आ रही है, तो लग रहा है कि जल्दी ही रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं 113, 14, 15 में जो फंसे हुए हैं, बहुत परेशान हैं कि क्या होगा नहीं होगा, है ना। तो देखिए, मेरा यही कहना है कि हमेशा जो है आपको कंस्ट्रक्टिव वर्क में समय बिताना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए रिजल्ट आ भी जाता है तो आप 1 महीना तो खो चुके हैं, क्या कीजिएगा। क्लियर। आपको तो काफ़ी पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। अभी भी वक्त है, अभी भी 20 दिन आप बचा सकते हैं, अब नहीं खोना है, ठीक है। इस रिजल्ट के वेट में रिजल्ट तो मृग मरीचिका है ही, है ना। जब यहाँ पर उतरे हैं तो इन बातों से क्यों डरते हैं, ठीक है। आपको कोई भी डर हो या आशंका हो, सभी से लड़ना होगा, तभी आप भविष्य में विजेता के रूप में उभरेंगे। अन्यथा इसी तरीके से आप समय को किल करते रहेंगे। आपको शायद जानकारी बहुत लोगों को नहीं होगी कि इस बार जो है मुख्य परीक्षा में, इस बार जो प्रीलिम्स में ऐसे कैंडिडेट्स के स्कोर हाई रहे हैं जिनकी मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छी थी, है ना। मान लीजिए कि अगले साल जून जुलाई में फिर से पीटी होता है, फिर क्या इसी तरीके से आप भंवर जाल में फंसना चाहेंगे? शायद नहीं, है ना। तो चलिए मान लीजिए कि आएगा नहीं आएगा, उस सवाल को साइड करके अपना मुख्य परीक्षा का मन से तैयारी कीजिए, ठीक है। आ गया तो आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं आया तो भी तैयारी करते रहिए मुख्य परीक्षा का, इसको ख़त्म ही कर दीजिए। क्लियर। ख़त्म करने के बाद फिर देखिए कि प्रीलिम्स में क्या बचता है, जो बचता है फिर उसका तैयारी कर लीजिए। ऐसा तो नहीं ना है कि आपका एकदम लास्ट चांस है, जो होना है इसी बार होना है, ठीक है। जिनका लास्ट चांस है निश्चित रूप से वे थोड़ा बहुत सोच भी सकते हैं, लेकिन फिर लाइफ में बहुत सारा रास्ता है, केवल यही एक रास्ता नहीं है। लेकिन जिनका लास्ट चांस नहीं है, इस तरीके से आप लोग समय को किल नहीं कीजिए। जहाँ तक मैंने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सॉल्व निकाला है, प्रीलिम्स में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लाभ हुआ जो भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, और मैंने जो तरीका अपनाया उससे मैंने देखा कि जो एवरेज किस्म के भी जो कैंडिडेट थे वे हाई क्वालिटी वाले एक मानव संसाधन के रूप में विकसित हो गए। यही ना होता है रिसोर्स। जब आप बिना एडुकेशन के होते हैं तो आप रिसोर्स नहीं, ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहलाते हैं, ठीक है, ह्यूमन बोझ टाइप का कहलाते हैं। लेकिन जब आप संसाधन, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, हर दृष्टि से संपन्न हो जाते हैं तो आप रिसोर्स बन जाते हैं, क्योंकि फिर आप देश की नेशनल इनकम में अपना एक योगदान दे सकते हैं, भले ही छोटा सा पार्ट। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर मुख्य परीक्षा में भी शुरू किया है। इसका लाभ मैं जो देख रहा हूँ उसको कुछ बिंदुओं में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए, पहला तो ये लाभ हुआ कि मैंने समय, एनर्जी और मनी सभी का बचा दिया, ठीक है। जितना आपका गाइड वगैरह खरीदने में लगाते या बुक्स खरीदने में लगाते, उससे भी कम में इस वर्ष जो है मैं तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो है
कन्फ्यूजन से मैंने बचा दिया, दुविधा से बचा दिया। ठीक है, जब आप कोई नामी राइटर का बुक लेकर के बैठते हैं, खास करके फर्स्ट राउंडर वाले का, तो एक एक चैप्टर में इतना मोटा मोटा आपका रहता है, 100 पेज 200 पेज। अब उसमें से आपको क्रीम निकालना है। ठीक है, क्या छोड़ें क्या नहीं छोड़ें, उलझ के रह जाते हैं। फिर आप गाइड पकड़ते हैं। अब गाइड में सिलेबस क्या है और गाइड में क्या दिया है उसका कोई गारंटी नहीं है। पहला काम करता है गाइड में कि हेड जो इतिहास और भूगोल है, तो उस टाइप का इतिहास भूगोल का एक सुंदर सा कवर बना देगा। फिर अंदर जो है, जो टॉपिक है आपके सिलेबस का, इंडेक्स बहुत सुंदर सा बना दिया जाएगा और टॉपिक का नाम भी सुंदर सा लिख दिया जाएगा। और अंदर में जो भरना है भर दो। क्लियर? यही कंसेप्ट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, चाहे सेंट्रल सिविल सेवा का हो या स्टेट पीसीएस का हो। अब वो पढ़ें, मेहनत भी लगा, पैसा तो खर्च किए ही, है ना, मेहनत भी लगा, प्रैक्टिस भी खूब किए, एग्जाम हॉल में जाकर के ठगा जाते हैं। ऐसा मेहनत जो है सारा बेकार है ना। उससे अच्छा अगला साल का तैयारी कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, ओरिजिनल बुक हर सेक्शन का। और झारखंड का जैसा सिलेबस है ना, आप किसी भी, यहाँ तक कि पॉलिटी भी अगर बोलिएगा कि हम लक्ष्मीकांत से सिर्फ पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। लोक प्रशासन तो खैर होगा ही नहीं, बहुत सारा अलग सिलेबस है। इकोनॉमिक्स का रमेश चंद्र खूब हल्ला होता है। मिलाइए टॉपिक, कैठो मिलता है। ठीक है, उससे पढ़ के जाइएगा और इकोनॉमिक्स का आप लिख लीजिएगा, नहीं लिख पाइएगा। मेहनत करना पड़ता है मुख्य परीक्षा के लिए, तब रिजल्ट में, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आता है ना। इसलिए सिलेबस को आजकल वास्ट बनाया गया है, चाहे सेंट्रल सिविल सेवा यूपीएससी हो या जेपीएससी हो, बीपीएससी हो। इसके क्वेश्चन में काफ़ी चेंजिंग आ रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेस उपलब्ध हैं इंटरनेट पर, है ना। यहाँ पर टीचर्स को भी इन रिसोर्सेस का यूज करना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, और कैंडिडेट को भी। केवल कुछ राइटर्स के बुक्स से भी पढ़ने से अब काम नहीं चलता है, हमारा यही कहना है। मैंने कैंडिडेट्स की इन समस्याओं को समझा और हर प्रत्येक ही बेहतर सोर्स से मैं एक अच्छा नोट्स दे करके फिर उनका टेस्ट भी ले रहा हूँ। ठीक है, मूल्यांकन कर रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं निष्कर्ष, भूमिका, परीक्षण, आलोचना भी लिख देता हूँ। क्योंकि ये सब लिखना इतना आसान शुरू में किसी भी करने, हमारे लिए भी काफ़ी दिक्कत था जब पहले मैंने शुरू कभी किया था, तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ। ठीक है, लेकिन जो खुद कभी ये सब नहीं किए और वो जब पढ़ाने को उतर जाते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ सलाह मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, यहाँ सलाह और प्रोत्साहन जो है पूरी मजबूती के साथ मिलता है। ठीक है, रेनेसा ये आपके साथ खड़ा होकर के सलाह देता है कि ये करना है, ये गलत है, ये सही है, एट ए टाइम, है ना। केवल सलाह दे करके, प्रोत्साहन दे करके हम लोग यहाँ से साइड नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आज प्रोत्साहित हो जाएंगे, दिन भर रेंज में रहिएगा, कुछ कुछ पढ़ें नहीं पढ़ें, कल से फिर ठंडा पड़ जाइएगा, है ना। लेकिन 2 क्वेश्चन लिख लीजिएगा ना याद करके दिन भर में, वो जोश जो है 3-4 दिनों तक रहेगा और अगला 4-5 क्वेश्चन और लिखवा देगा, याद करवा देगा। इसलिए याद भी करना है, लिखना भी है और शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। हर चीज़ ज़रूरी है, एक सेक्शन भी वीक नहीं होना चाहिए। लिखने का जहाँ तक है, रेंज को जो है सप्ताह में 3-4 क्वेश्चन भी अभी लिख लेते हैं, काफ़ी है। लेकिन जब लास्ट में फाइनल रिवीजन में करवाऊँगा तो वहाँ पर हर दिन जो है आप उसको 5 से 6-7 क्वेश्चन भी हर दिन, है ना, हर दिन लिखना होगा। और धीरे धीरे क्या होगा, इस तरीके से तैयारी आप कीजिएगा तो पूरा कंठस्थ हो जाएगा हर चीज़, है ना। क्योंकि जो मैंने नोट्स दिया है आपको, वो बहुत ही वास्ट स्टडी के बाद दिया गया है। 200 पेज से 10 पेज निकाल करके आपको दिया गया है, इम्पोर्टेंट चीज़, है ना। और एक ही बुक नहीं, कई बुक्स प्लस माय एक्सपीरियंस सारा मिक्स करके वहाँ पर बना है। इतिहास के बुक को बोरिंग बना दिया जाता है, भूगोल के बुक में लगभग वही समस्या है। तो मानचित्र हो या फिर डायग्राम हो, ये सब तो किसी बुक में मिलता है नहीं, है ना। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है भारत में, जितने भी बुक्स
छापे जाते हैं, तो ये सब तो प्रॉब्लम है। प्रेजेंटेशन बहुत ही बेकार होता है यहाँ के बुक्स का, और इससे भुगतना पड़ता है यहाँ के कैंडिडेट्स को। क्लियर? तो एक अच्छे नोट्स के मारे या तो खुद बनाइए या फिर एक अच्छे गाइडर से लीजिए, तो फिर आपका सफ़र जो है आसान हो जाता है। मेहनत तब भी करने में मज़ा आता है जब सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं जोश के साथ। किसी भी एक चीज़ का कमी आया तो सारा गड़बड़ा जाता है। यही प्रॉब्लम होता है मुख्य परीक्षा में। ऐसा नहीं होता है कि मुख्य परीक्षा में 200, 300, 400 के बीच ही हमेशा स्ट्रगल होता, लेकिन ऐसा वास्तव में होता है, क्योंकि मेहनती तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन के अभाव में वे भटक जाते हैं। अंततः जो 300, 400, 500 लोग होते हैं जो या तो सेल्फ स्टडी से अपने एक कला विकसित कर लिए हैं मुख्य परीक्षा देने का, या जिनको अच्छा गाइडर मिल गया, उनके बीच ही जो है मुकाबला होता है। बाकी मुख्य परीक्षा में नहीं टिक पाते हैं, बहुत कठिन है मुख्य परीक्षा। ठीक है, इसलिए सही रणनीति के साथ यहाँ पर चलना ही होगा आपको, अगर फाइनल सफलता चाहिए तो। चलिए अब हम लोग कुछ टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। इन चर्चाओं को करना मैंने उचित समझा इस स्थिति में, क्योंकि मन में कई प्रश्न उठते हैं, दुविधा होता है, तो तैयारी जो है इफेक्टेड होते ही हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे कुछ कन्फ्यूजिंग पार्ट का, औरंगजेब के धार्मिक नीति का, चित्रकला का, स्थापत्य तो कर ही चुका हूँ, चित्रकला का कर लेंगे, थोड़ा सा मुगलों के आर्थिक स्थिति पर कर लेंगे। उसके बाद जो जब नोट्स आपको दिया जाएगा मराठों का, तो फिर मराठों का चर्चा होगा कि धार्मिक नीति में अकबर और औरंगजेब की धार्मिक नीति का महत्वपूर्ण स्थान है, और जेपीएससी के मेंस सिलेबस में इन दोनों के बारे में दिया गया है। अकबर की धार्मिक नीति पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। जहाँ तक औरंगजेब की धार्मिक नीति है, तो आप अगर एक सिविल सर्वेंट के रूप में आप पढ़ते हैं तो इसका पूरी तरह से स्वरूप जो है अलग हो जाता है ना। और एक आम जनता के रूप में करते हैं इसका अध्ययन, तो सिंपल है और धार्मिक रूप से कट्टर था, मैटर ख़त्म। ठीक है, यही अंतर होता है सिविल सेवा की तैयारी करने वालों में और आम जनता में। ठीक है, जो चौक चौराहों, घरों में, टीवी चैनल पर आप चर्चा देखते हैं, ठीक है, यही सतही चर्चा इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, जो मीडिया से पूरी तरह से सब बोलिए प्रभावित रहता है। मीडिया में जो बोल दिया वही चीज़ सही उनको लगता है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको हर चीज़ के पीछे अंदर में जाना होगा, वहाँ आपका जो है विचार फिर क्रिएट होना चाहिए, है ना। यहाँ तक कि राइटर ने भी कुछ लिख दिया है, उससे भी आप मान लेंगे सीधा सीधा ये भी यूपीएससी और जेपीएससी नहीं चाहता है। आपका व्यू क्या है, क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हैं, वह इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरीके से मैं जब अपरदन चक्र पढ़ाऊँगा डेविस और पेंका का, तो पेंका थे जर्मन, है ना, उन्होंने अपरदन चक्र में कुछ और कहना चाहा था, और भूगोल जगत के विद्वान जो थे उनके भाषा का जब ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश में तो कुछ और समझ लिए। तो सबसे गलत समझे हुए व्यक्ति थे, भूगोलवेता थे पेंका। शायद धार्मिक नीति के मामले में भी औरंगजेब के साथ ऐसा ही हुआ। ठीक है, इसका जो पहला लाइन था, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है, औरंगजेब ने कहा था, यानी कि काफिरों के देश को मुस्लिमों के देश बनाना है। और इसके शुरुआती कृत्य को देखें, अकबर के साथ अगर आप तुलना करते हैं तो अकबर ने भी चित्तौड़ में कुछ कत्लेआम ऐसा ही किया था राजपूतों का, और कश्मीर के सिया शासक को भी मृत्यु दंड दिया था। क्लियर, ये धर्म के आधार पर दिया था, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था इस चीज़ को, सबसे बड़ी बात है। अब औरंगजेब का धार्मिक नीति के पीछे कौन कौन से तत्व थे उसको आपको पूरा स्टडी करना होगा, अन्यथा औरंगजेब के धार्मिक नीति को नहीं समझ पाएंगे। अब होता है ना, महात्मा गांधी को समझना जो है बहुत कठिन है। जब आप सामान्य रूप से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी को आप नहीं समझ पाएंगे, उनको तब समझ पाएंगे जब आप गहराई में जाएंगे। क्लियर, इसलिए यहाँ पर भी जो औरंगजेब की धार्मिक नीति थी, यहाँ पर धार्मिक नीति के पीछे क्या क्या कारक था उसको समझना होगा। देखिए, जब वो
बीमार पड़ा शाहजहाँ तो साउथ में था, साउथ का गवर्नर था, तो गुजरात का गवर्नर वगैरह से जो उसका भाई था, है ना, मुराद, उससे समझौता करके आगे बढ़ा। लेकिन औरंगजेब चारों भाइयों में योग्य था, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो शुरू से संघर्ष किया था, राजपुत्र होते हुए भी वो हमेशा युद्ध अभियानों में जाता रहा था। दारा सिकोह जिसे ज़्यादा पसंद करता था शाहजहाँ, वो कहीं ना कहीं आगरा में कैद होकर के रह गया था। वह एक तरह से अनुभवहीन था। अब यहाँ पर जो राजपूत हुए या फिर हिंदू जनता जो हुई, वो दारा सिकोह को पसंद करती थी क्योंकि वह ज़्यादा उदारवादी प्रतीत होता था, लेकिन शासन के लिए बहुत ज़्यादा योग्य नहीं था। शासन के लिए योग्य चारों भाइयों में निश्चित रूप से आपका औरंगजेब था। औरंगजेब इस चीज़ को खुद भी फील करता था। चूँकि राजपूतों और हिंदुओं का सपोर्ट कहीं ना कहीं से दारा सिकोह को था, इसलिए इसने मुस्लिम कट्टरपंथियों का सहयोग लेना उचित समझा। और मुस्लिम कट्टरपंथी जो थे नेचुरल बात है कि वो दारा सिकोह को नहीं पसंद करते थे। उन लोगों ने मिलजुल करके औरंगजेब को एक तरह से सपोर्ट दिया है। उसका अंदर हम लोगों को नहीं जाना है, लेकिन ये चीज़ हुआ कि अपने जो है योग्यता के बल पर आगरा को जीतने में औरंगजेब सफल रहा। इसके बाद जो सिचुएशन था, बड़ा भाई जीवित था दारा सिकोह, पिता शाहजहाँ जीवित था। इस स्थिति में अगर कट्टरपंथियों को साथ नहीं लेता तो उसके लिए समस्या बन सकती थी। लेकिन शुरुआती दौर में जो भी उसने कदम उठाए, है ना, सिखों से कलमा को हटा देना या नौरोज प्रथा जो ईरानी था, है ना, या झरोखा दर्शन, ये सब को जो हटा देना, और भी बहुत सारे अजीब अजीब निर्णय लिए थे जो कि कहा गया उसके द्वारा कि शरीयत के अनुसार है, ताकि कट्टरपंथी खुश हो सके, यह कारण हो सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में ये सारे चीज़ सही थे, और समय के साथ औरंगजेब में भी परिवर्तन आ जाने चाहिए थे। जिस तरीके से अकबर में सेकेंड राउंड में परिवर्तन देखा गया, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि औरंगजेब में भी परिवर्तन आता। चाहे मंदिरों को तोड़ना या हिंदू समूहों का विद्रोह, है ना, जाट हुआ, सतनामी हुआ, तो इन सारे चीज़ों को जब आप लिखेंगे तो उसके साथ में क्या मेन रीजन था, है ना, तो उसको भी आपको साथ लिखते जाना होगा। क्लियर? अगर आता है औरंगजेब की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें तो जो भी उसने डिसीजन लिया था उसके पीछे क्या कारण है उसको आपको ज़रूर लिखना होगा, तभी आपका मूल्यांकन सेक्शन जो है पूरा होगा। जिस तरीके से अकबर जो था सेकंड चरण में उदार हो जाता है ना, शायद औरंगजेब भी हो जाता उदार, क्योंकि शुरुआत में जब आप भी देखते हैं कि IAS IPS बनते हैं या फिर JPSC BPSC क्वालिफाई करके जाते हैं तो काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं ऑफिसर से, फिर 1-2 साल बाद देखिए नॉर्मल टाइप का व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, तो राजपद में भी ऐसा ही होता है। क्लियर? जब राजा बना तो काफ़ी एक्टिव हुआ, जो कट्टरपंथी वगैरह थे उनको विश्वास दिलाने के लिए अलग अलग डिसीजंस लेने गए। लेकिन सेकेंड राउंड में जब हो सकता है उसकी इच्छा जगी हो औरंगजेब की कि चलो अब जो है नॉर्मल शासन कार्य को चलाया जाए, जब वो चलाने को जाता है तो मैं बता चुका हूँ कि शाहजहाँ के काल से ही आर्थिक स्थिति जागीरदारी संकट के कारण कहीं न कहीं से प्रॉब्लम्स में आने लगी थी। अब इस जब आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रहा था तो हर चीज़ फिर बेकार हो जाता है ना। जब किन्हीं का एक नॉर्मल मोहल्ला घाट में भी आप देखिए, जब जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा है वो तरह तरह के नियम कानून, ये वो चाहे धर्म हो, राजनीति हो, समाज हो, हर जगह एकदम मेंटेन करके रहते हैं। जिनका आर्थिक स्थिति खराब होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक रोटी के लिए तलाश करते हैं। हम कौन धर्म का हैं, कौन जाति का हैं, कोई मतलब नहीं है। वो सुबह जाते हैं, वर्क करते हैं, शाम को सो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आर्थिक समस्या जो है अब आ चुका था। अब औरंगजेब को उसको मैनेज करना था एक बादशाह होने के नाते, और वो था जागीरदारी संकट। जागीर की कमी हो रही थी, कट्टरपंथी तत्वों को संतुष्ट करना था। और यहीं पर जो आपका वतन जागीर सब था राजपूतों के पास, जो वंशानुगत थे, उस पर उसकी दृष्टि गड़ी, है ना,
कि चलो यहाँ से बड़ा बड़ा जागीर जो राजपूत राजाओं के पास है किसी तरह से कब्जा कर लिया जाए। तो राजपूत नीति उसका परिणाम था, जिसमें मारवाड़ मेवाड़ सारे लोग विरोधी हो गए उसके, है ना। अब इसको व्यवस्था समझिए या उसकी कमजोरी, जागीरदारी संकट पर डायरेक्ट भी वो अटैक कर सकता था, लेकिन ये इस पॉइंट्स जो हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि यह औरंगजेब का व्यक्तिगत निर्णय था। उसने शायद शॉर्टकट मार्ग अपनाया कि चलो राजपूतों से ज़मीन ले लेते हैं, वतन जागीर को खालसा भूमि बदल देते हैं, फिर इसको जागीर में दे देंगे, है ना। तो असहयोग का भावना जो राजपूतों के साथ इसने किया, तरह जो भी आपने राजपूत नीति में पढ़ा औरंगजेब का, तो उसका परिणाम जो था बुरा निकला। राजपूत भी इसके विरोध में हो गए, है ना, और इसके बेटा को ही इसने उन लोगों ने भड़का दिया, अकबर को, है ना। ऐसे भी मुगलों में शहजादों के जो विद्रोह का जो है एक इतिहास रहा था, उसी इतिहास को आगे बढ़ाया औरंगजेब के बेटे अकबर ने। अकबर को सपोर्ट कर रहा था मेवाड़ का राजा राणा जगत सिंह और दुर्गादास राठौर जो मारवाड़ का था, अजीत सिंह का संरक्षक। क्लियर। अब यहाँ से जो है टर्निंग पॉइंट होता है। वो तो परेशान रहा मारवाड़ मेवाड़, वहाँ की जनता भी अपने राजा के साथ थी, चाहे मेवाड़ तो खैर पहाड़ी इलाका था, वो मरुस्थली इलाका था, पता नहीं वहाँ का जागीर लेकर के क्या करता औरंगजेब भी। खैर जो भी हो, दुश्मनी तो इसने पाल ली राजपूतों के साथ। अब अकबर भी विद्रोही हो गया था। नाम तो लगा कि अकबर का पीछा करते हुए साउथ गया, लेकिन वो नॉर्थ कभी लौट के फिर नहीं आ पाया अकबर, है ना। तो जब वो साउथ जा रहा था तो राजपूत खास करके मेवाड़ राजा के साथ उसने संधि कर लिया, है ना। और अकबर का जो फैमिली था वह मेवाड़ राजा के पास ही था, सॉरी मारवाड़ के पास था, जो अकबर औरंगजेब का बेटा था। अब वो साउथ जाता है तो साउथ, अब बोल दीजिएगा, सीधा सीधा सोच लीजिएगा, अकबर का पीछा करते हुए चल गया था, ठीक है। तब आप सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट्स नहीं है, केवल अकबर का पीछा करता हुआ वहाँ जाता है ना, और जो है उधर 15-20 साल बिता देगा। ये कोई राजा नहीं कर सकता है, बादशाह नहीं कर सकता है। वहाँ भी उसी उद्देश्य से गया था कि चलो ये जो बीजापुर गोलकुंडा मराठा है, अगर यहाँ जीत जाते हैं तो फिर जागीर मिल जाएगा और हमारा जागीरदारी संकट जो है दूर हो जाएगा, ठीक है। जब आप मूल समस्या को डायरेक्ट अटैक नहीं करके इधर उधर समाधान खोजने लगते हैं तो यही सब समस्या जो है, नया नया समस्या जो है उत्पन्न होता है, जैसा औरंगजेब के साथ हुआ। अब साउथ जाता है तब पहले सोचता है क्या किया जाए। तो मराठा थे हिंदू, अब बीजापुर गोलकुंडा जो बचा हुआ स्टेट था, अहमदनगर वगैरह तो शाहजहाँ के काल में ही साफ हो गया था, है ना। तो बीजापुर गोलकुंडा और इधर मराठा, क्लियर। ये सिचुएशन था साउथ का। इधर मराठा थे, गोलकुंडा, बीजापुर। इन लोग ईरानी प्रभाव से थे, शिया मुस्लिम थे, ये थे हिंदू लोग, है ना। ये ज़्यादा पावरफुल था, इसमें दो मत नहीं था। हालांकि पूरी तरह से अभी संगठित नहीं हुआ था, संगठन के दौर से था मराठा। अगले जो टॉपिक है मराठा ही हैं। तो पहला औरंगजेब क्या करता है कि बीजापुर गोलकुंडा के कुछ वजीरों से संपर्क करता है, बोलता है अरे उन लोग तो हिंदू है, ठीक है, तुम लोग मुस्लिम हो। शिया वर्ड यूज नहीं करता है उस समय, आपस में जो है हम साथ देंगे तुम्हारा, इन मराठों को ख़त्म करो। लेकिन बीजापुर गोलकुंडा, अहमदनगर केस में, खानदेश केस में, बरार केस में इन लोग समझ चुके थे मुग़ल जो हैं गड़बड़ हैं, ठीक है। इसी तरीके से फुट डालो राज करो की नीति पर चल रहे हैं, नुकसान होगा। इन लोग तैयार नहीं हुआ, ठीक है। अब जब तैयार नहीं हुआ तब कुछ मराठा सरदारों को अपने पक्ष में करने का कोशिश किया। राजपूत जो विरोधी हो गए थे, ठीक है, उनके साथ देखिए कड़ाई कर रहा है राजपूतों के साथ। कुछ कुछ मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं उधर जोधपुर में, है ना, मारवाड़ में। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ जागीरें दिया जा रहा है मराठे सरदारों को, क्लियर। जो जहांगीर शुरू किया था अपने काल में मराठों को मनसबदार बनाना,
उसके बाद इन लोगों को थोड़ा बहुत सरदार को अपना पक्ष में रख करके यहाँ पर 1686 और 1687 में बीजापुर गोलकुंडा पर कब्जा कर लेता है ना। अब इसमें क्या नारा दिया था, इसमें भी धर्म विरोधी होने का आरोप लगा दिया बीजापुर गोलकुंडा पर, क्योंकि इन लोग शिया था। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसने तो नॉर्थ में आपका ये लगा दिया था 1679 में, है ना, जजिया कर को फिर से आरोपित कर दिया था। लेकिन यहाँ क्या करता है, साउथ में 1704 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। इसने पूरा प्रयास किया कि साउथ के हिंदुओं के साथ मैनेज किया जाए। नॉर्थ में मंदिर तोड़े जा रहे थे, लेकिन यहाँ आंध्रा में तिरुपति का मंदिर, जो सबसे धनी मंदिर था पूरे भारत का, उसको कुछ भी हानि नहीं पहुँचाया गया। क्लियर। पाम नायक नामक एक जमींदार था, जिसने मुस्लिमों को आजान करने से भी रोक लगा दिया था। उसको भी इसने क्या किया, सम्मानित किया तरह तरह से। क्लियर। मनसबदारी दिया। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति जो आज चल रहा है, सिर्फ आज नहीं चलता था, पहले भी चलता था। और राजनीति के पीछे ही हर नीति जो है आपका बनाया जाता था। और यही राजनीति जो है किससे प्रभावित होता था, अर्थनीति से। क्लियर। अर्थनीति से राजनीति, राजनीति से हर नीति। क्लियर। इसको समझना होगा। ये लास्ट चरण का था, जिसमें औरंगजेब ने साउथ में अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए धार्मिक नीति को क्लियर किया था, राजपूत नीति उससे अनुरूप बनाया, लेकिन वह कहीं सफल नहीं रहा, क्योंकि उसने मूल समस्या पर कभी डायरेक्ट अटैक करने का शायद साहस नहीं किया। तो ये था औरंगजेब का धार्मिक नीति। क्लियर। बाकी जब नोट्स दिया जाएगा तब आप लोग समझेंगे। जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं उसका वेट कीजिए नोट्स का। और आप लोग तो खैर समझ ही गए होंगे जिन्हें नोट्स प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग आते हैं मुग़ल चित्रकला पर। क्लियर। देखिए, मुग़ल चित्रकला जो है सांस्कृतिक पक्ष है, जिसमें स्थापत्य का एक सेक्शन हो चुका है। मुग़ल चित्रकला का विकास का अगर हम लोग बात करें तो यह विकास जो हुआ, एक तरह से मैंने बताया था पहले भी कि सूर्यवंश का स्थापना कहीं ना कहीं से बेहतर भी, कोई कुछ भी होता है बेहतर ही होता है। तो मुग़ल चित्रकला का स्थापना भी सूर्यवंश के द्वारा, यानी कि शेरशाह के द्वारा जब हुमायूं को हरा दिया तो कुछ दिनों तक फारस में प्रवास में भी रहा था। वहीं पर अब्दुल समद और मीर सैयद अली से उनकी मुलाकात हुई थी हुमायूं की। और यहीं पर जो चित्रकला का, मुग़ल चित्रकला का प्रथम चरण का विकास माना जाता है, क्योंकि फिर दोनों चित्रकारों ने कभी भी हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा। क्लियर। अकबर ने भी इन्हीं दोनों से चित्रकारी की बारीकियां बचपन में ही सीख ली थी, इसलिए उससे भी चित्रकला में इंटरेस्ट हो गया। तब सबसे पहला जो है हमजा नामा, तो हमजा जो था वो कुछ ईरान का आपका एक कैरेक्टर है, पौराणिक कैरेक्टर किस्म का, जैसे यहाँ रामकृष्ण वगैरह हैं, तो उस टाइप का वहाँ है। ठीक है। तो हमजानामा में क्या है, तो अकबर के यौवन काल का चित्रण है ना, हर सिचुएशन का उसका प्रयास किया गया चित्र डालने का। इसके अलावा और क्या है हमजानामा में, तो पूरे तारीख है तैमूरिया ख़ानदानी। ठीक है। यानी कि तैमूर खानदान मीन्स मुग़ल, खुद को गर्व महसूस करते थे। तो लगभग हर बादशाह के बारे में कुछ न कुछ चित्रण किया गया है। क्लियर। यहाँ पर करना क्या है, पहले अकबर का, फिर जहांगीर का, फिर शाहजहाँ का। जिस तरीके से स्थापत्य काल में स्वर्ण युग जो है शाहजहाँ का काल कहा जाता है, उसी तरीके से चित्रकला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर का काल को कहा जाता है। क्लियर। लेकिन जिस तरीके से स्थापत्य को सुदृढ़ता प्रदान किया अकबर ने, उसी तरीके से चित्रकला को भी सुदृढ़ता प्रदान किया अकबर ने। क्लियर। ये दो लाइन को याद रखिएगा। और ऐसा नहीं कि अकबर जो है बहुत चित्रकला के प्रति आसक्त नहीं था, सिर्फ जहांगीर था, ऐसा नहीं था। इसका तरीका थोड़ा सा अलग था। इतना ज़्यादा ये प्रभावित था अकबर चित्रकारों से कि वह कहता था, लगता है मुझे कि चित्रकारों को कहीं ना कहीं ईश्वर
को पहचानने की कला आती है। क्लियर। देखिए जिससे जैसे समय बीतता है, अलग अलग बादशाह आते हैं, अलग अलग व्यक्ति आते हैं उस पद पर, तो कुछ न कुछ तो नया जुड़ेगा ही। तो उसके काल में जो आपका अकबर के काल में आपको वही सब लिखना है, और प्लस जो यूरोपीय प्रभाव है उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर देना है। राजपूत का क्या प्रभाव पड़ा, राजपूत चित्रकला का, जिससे चौड़े ब्रश की जगह गोल ब्रश ये राजपूत कला का था। गहरा लाल और पीला रंग राजपूत का प्रभाव था। उसी तरीके से यूरोप का क्या प्रभाव पड़ा, तो दूर किसी भी इमेज में आप देखते होंगे जो दूर दिखता है ना वो छोटा छोटा दिखाया जाता है ना, इमेज में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। तो सब यूरोपीय कला का प्रभाव था। तो ये सब वर्णित कर सकते हैं। कुछ पांडुलिपियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तानसेन का आगमन पर जो चित्र बनाया गया था उसमें फारस और हिंदुस्तानी शैली का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण था। इसको भी आप जानकारी अकबर के काल में दे सकते हैं। जहांगीर के काल में जो प्रमुख विशेषता थी, डेकोरेटेड मार्जिन्स, है ना। मार्जिन जो होते थे मार्जिन मीन्स हो गया चारों ओर। अब मार्जिन लेते हैं उत्तर लिखने के दौरान, ये सब डेकोरेटेड होता था, ठीक है। बीच में चित्र वगैरह, समझिए, बीच में चित्र, चारों ओर डेकोरेटेड है, डेकोरेटेड मार्जिन्स हो गया। इसके अलावा छवि चित्रण जहांगीर काल की एक बहुत ही बड़ी विशेषता थी। काल्पनिक चित्रण, इसमें असत्य भी समावेश हो गया था। मानव, पशु, पक्षी का चित्रण, ये तीनों जो है आपका विशेष रूप से आप वर्णित करेंगे। देसी विदेशी चित्रकार जो हैं अकबर के काल में भी थे, जहांगीर के काल में भी जारी रहे। अब यहाँ पर जो डेकोरेटेड मार्जिन सब समझ ही गए हैं, छवि चित्रण, है ना। और एक दैवीय अधिकार को दिखाना राजा का, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। छवि चित्रण और काल्पनिक। छवि चित्रण को बस ऐसे समझ लीजिए सिंपल, आप किसी को सामने खड़ा कर दिए हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, और उसका आपने चित्रकारी किया, तो कोई थोड़ा सा अननोन भी रहेगा चित्रकला वगैरह से, वो भी देखेगा और मिलाएगा उससे, ओरिजिनल सामने है, तब बताएगा यहाँ आपने गलती कर दिया है, वहाँ गलती कर दिया है। लेकिन अगर आप किसी भगवान का चित्र, मान ली कृष्ण भगवान का चित्र बना दिए, है ना, तो कृष्ण भगवान का 1000 चित्र बन सकता है, क्योंकि उनको तो कोई देख करके बना नहीं रहा कृष्ण भगवान को, तो सब छवि चित्रण में चला जाएगा। क्लियर हो रहा। और काल्पनिक चित्रण भी छवि चित्रण में भी शामिल होगा, लेकिन एक सत्य कुछ घटनाओं को, जैसे मलिक अंबर से काफ़ी परेशान रहता था साउथ में, जिसने शाहजहाँ को संरक्षण भी दिया था, तो शायद इसलिए अपने अंदर के गुस्से को दिखाने के लिए चित्र बनवाया होगा जहांगीर, कि उसके कटे हुए सर को पांव से मार रहा है। इसके अलावा फारस का जो राजा था, बादशाह था, शाह बोला जाता है ईरान का, उसके साथ गले मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो है सत्य काल्पनिक चित्रण में शामिल आप कर सकते हैं, क्योंकि फारस के शाह से वो कभी मिला ही नहीं था। ये जो है उस्ताद मंसूर, मानव, पशु, पक्षी के चित्रण में उस्ताद मंसूर जो थे प्रसिद्ध थे, इसलिए नादिर उल असर का उपाधि भी जहांगीर के द्वारा इनको दिया गया था। देखिए शाहजहाँ के काल में फिर क्या होता है, अवनति का काल शुरू होता है। हालांकि कुछ नए तत्व जुड़े, जैसे सोने वगैरह के काम, सजावटी चित्र में ज़्यादा सजावट बढ़ा, लेकिन जो सजीवता जहांगीर के काल में, अकबर के काल में चित्रों में दिखती थी, है ना, वो सजीवता जो है शाहजहाँ के काल में नहीं देखा, क्योंकि जहांगीर खुद ही चित्रों का अच्छा खासा ज्ञाता था। वह तो दावा इतना तक करता था, तुझो के जहांगीरी में उसने दावा किया है कि अगर एक ही चित्र में अलग अलग चित्रकारों ने उस चित्रकारी की हो, तो मैं बता सकता हूँ कि कौन सा पार्ट किस चित्रकार के द्वारा किया गया है। हो सकता है, तो बहुत कठिन है बताना, लेकिन हो सकता है कि यह
अतिशयोक्ति हो, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया हो, लेकिन एक चीज़ तो पक्का है कि उसका काफ़ी इंटरेस्ट था चित्रकला में। शाहजहाँ के काल में या फिर औरंगजेब के काल में एक चीज़ आप स्पेशल केयर करेंगे, उसने शरीयत के अनुसार चित्रकला पर रोक लगा दिया था। अंतिम वर्षों में कुछ चित्रकारियाँ उसके द्वारा अलाउ की गई, ठीक है, छोटे छोटे चित्र। लेकिन यहाँ से भी एक प्लस पॉइंट निकलता है, जब उसने रोक लगाया तो जितने भी चित्रकार वगैरह थे मुग़ल दरबार में, वो आसपास के क्षेत्रों में चले गए, जिसके कारण जो लोकल चित्रकारी थी, चाहे राजस्थान सेक्शन का या उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, ठीक है, तो ये सारे को फिर से मुग़लों ने वहाँ जाकर के प्रभावित किया। एक आप बीपीएससी में पढ़ते हैं पटना कॉलम चित्र, उसको भी प्रभावित किया था। तो ये सब चीज़ को आपको समझना होगा। विकेंद्रीकरण का शुरुआत हुआ एक तरह से, क्लियर, चित्रों का। तो चित्रकारिता में यही सब आपको पढ़ना है। और जो राजस्थानी चित्रकला है उसका थोड़ा बहुत जो है आपका एक दो विशेषता आप लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो सिलेबस का नेचर है जेपीएससी का, मुग़ल चित्रकला तक सीमित रहा है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा डील करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये चित्रकला में कुछ तत्व थे जो आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, आपने मुग़ल पेंटिंग को समझ लिया है। अब मुग़लों की आर्थिक स्थिति देखिए, किसी भी सेक्शन का आर्थिक स्थिति अगर पढ़ना है, चाहे वर्तमान में हो या मौर्य काल का हो या मुग़ल का हो, तो कुछ खास पॉइंट्स पर आपको स्पेशल केयर करनी चाहिए, ठीक है। इस सारे काल और समय से अलग है, ये अर्थव्यवस्था का चीज़ है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आज भी बना हुआ है कृषि उद्योग। उद्योग किस पर डिपेंड करता है? कृषि और खनिज पर, है ना। व्यापार वाणिज्य, परिवहन यहाँ पर डाल सकते हैं आप, टकसाल, बैंकिंग, बीमा, टकसाल, मापतौल, शहरों का विकास, ये सब इन्हीं तत्वों का अध्ययन जो है आपका किया जाता है, इसमें कोई नया बात नहीं है। तो कृषि में जो आपको लिखना है, तो कृषि के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कौन कौन से फसल होते थे, है ना। थोड़ा सा सोर्स का यूज वहाँ पर करना है ना, कि रबी फसल कितने थे, खरीफ फसल कितने थे, नगदी फसल को जो है जिनसे कामिल कहा जाता था, जो सारे फसलों में सर्वोच्च कहा जाता था, क्या क्या खेती का शुरू हुआ उस काल में। 1550 से कलम प्रथा का, जिसमें कटिंग डाली को कटिंग करके नया वृक्ष को उत्पादन कर लिया जाता है, तो 1550 से जो है कलम प्रथा का प्रयोग शुरू हुआ था। उसी तरह से 17वीं सदी में तंबाकू, कॉफ़ी, ज्वार इत्यादि का जो है खेती भारत में शुरू हुआ, किस राज्य में शुरू हुआ, तो इन सबों का एक समान परिचय आप देख सकते हैं। और किसानों की स्थिति कैसी थी उन सारे के बारे में भी बता सकते हैं, प्लस पशुपालन भी वो करते थे, इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। यही सब होता है कृषि में, ठीक है। अब कृषि व्यवस्था जो था, तो यहाँ पर भू राजस्व से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा भू राजस्व का जानकारी दे दीजिए, जिसमें जब्ती पद्धति टोडरमल के द्वारा लाया गया था, उसकी जानकारी आपको दे देनी है। जिसमें प्रथम चरण में देखा जाता था कि भूमि का नाप कैसे हो, उचित नाप कैसे हो। दूसरा चरण में देखा जाता था भूमि का प्रकार, है ना, चाचर पर पोलज, चाचर प्रति बंजर, पोलज प्रति चाचर बंजर। पोलज जो है एक साल में 1 से 2 फसल उत्पादन हो सकते थे। प्रति मीन्स 2 साल में एक बार रख लीजिए, वहाँ 1 साल में 2 बार, यहाँ 2 साल में एक बार हो गया, है ना।
तो पोलज प्रति हो गया चाचर, चाचर मीन्स 3-4 वर्षों में एक बार अनाज, बंजर मैंने कभी 5 वर्षों से खेती अनाज कुछ नहीं हुआ है, तो ये डिवीजन हो गया। उसके बाद भू राजस्व का निर्धारण, कितना निर्धारण होगा, उसके लिए रय नाम की एक तालिका थी, है ना। पिछले 10 वर्षों में कैसा कैसा उत्पादन हुआ है, उत्पादन के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण होता था। भू राजस्व का नकदीकरण के लिए दस्तूर था, ठीक है। पिछले 10 वर्षों में क्या मूल्य रहा है, उस मूल्य के आधार पर किसी भी अनाज को जो है नकदीकरण में आप चेंज कर सकते थे, ठीक है। अंतिम जो आता है भू राजस्व का संग्रहण, संग्रहण के लिए बहुत ही बड़ा अधिकारी वर्ग था, अलग अलग लेवल पर, सरकार हो, परगना हो, प्रांत, सूबा जो हो, है ना, हर लेवल पर था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ जब्ती पद्धति ही था, कंकुत भी चलता, नसक या कंकुत चलता। नसक कंकुत जो बताया था मैंने, अंदाज से, है ना, अंदाज से निर्धारण कर देना। गल्ला बक्सी था ही, जिसमें बटाई होता था, जो अभी भी गांव में चलता है, तो उसको गल्ला बक्सी बोलते थे। तो कुछ कुछ वर्ड्स जो है उस पर केवल ध्यान दीजिएगा। अब इंडस्ट्री पर आते हैं। इंडस्ट्री को जो है आपको अच्छी तरह से एक मैप बना करके, जिस तरीके से ज्योग्राफी में दिखाते हैं उसी तरीके से एक मैप बना करके कहाँ पर कौन इंडस्ट्री था, वो नोट्स में मैंने दे दिया है ना, उसको दिखा देना है। अब इंडस्ट्री कहीं है तो खनिज से, और खनिज से इफेक्टेड होता है और कृषि से भी इफेक्टेड होता है। तो कृषि में तो चलिए आ ही गया है हर चीज़, तो वहाँ पर खनिज का कुछ कुछ जो साक्ष्य मिला है उसके बारे में आपको लिख देना है, तो आराम से आपका हो जाएगा। तो खनिज उद्योग इस तरीके से कवर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका एक है शहरों का विकास, व्यापार वाणिज्य, ठीक है। व्यापार वाणिज्य सेक्शन जो है ये बंदरगाह का विकास, शहरों का विकास, और जो बादशाहों के व्यक्तिगत रुचि के कारण बहुत ही तीव्रता से व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, और इसमें सपोर्ट किया, यूरोपीय कंपनियों के द्वारा सपोर्ट किया गया। जानते हैं कि वास्को डी गामा के द्वारा कालीकट में पहला जो है कदम रखा गया था, कुछ दुनिया में जब रोक दिया गया था, स्थल मार्ग के व्यापार को जब रोका गया था, तो समुद्र मार्ग से आना मजबूरी हो गया था अफ्रीका के साउथ से। उसके बाद तो बस हर देश के कंपनियां आने लगे। जब तक उन्होंने यहाँ के सामानों को खरीद करके वहाँ बेचा, तब तक भारी आर्थिक लाभ मुगलों को भी होता था। इसलिए मुगलों ने भी कई तरह की सुविधाएं प्रत्येक कंपनियों को दी। लेकिन जब वे अपने राजनीतिक हित और आर्थिक हित देख करके निर्णय लेने लगे, यहाँ के दुर्बल शासकों के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे, तो भारत को आर्थिक रूप से भारी क्षति हुआ। लेकिन उससे पहले का जो है काल पर हम लोग बात कर रहे हैं, अभी अंग्रेजों के काल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यापार वाणिज्य जो है आपका काफ़ी विकसित था, और इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड था कि मुग़ल अधिकारी भी और मुग़ल मंत्री भी व्यापार वगैरह करने लगे थे, क्लियर। और जो बोहरा चट्टी मारवाड़ी व्यापारी थे वो काफ़ी धनी होते थे। ब्रिजी बोहरा जो था उसका अकेले का व्यापार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के कंप्लीट व्यापार के आसपास था, उससे ज़्यादा था, सॉरी आसपास नहीं, उससे ज़्यादा। उस समय का सोच लीजिए, वह धीरू भाई अंबानी किस्म का था, है ना, ब्रिजी बोहरा। और साउथ में सही चट्टी लोग थे, चट्टी व्यापारी लोग, उन लोग भी धनी हो गए। तो यहाँ से भी बहुत सारे लाइन्स निकाल सकते हैं कि आर्थिक असमानता काफ़ी थी, कुछ खास लोगों के पास सिकंदरन था, ठीक है। मुग़ल अधिकारी मंत्री जो हैं वे एक अच्छे पद पर होते हुए भी व्यापार में आर्थिक लाभ को देखते हुए यहाँ पर भी लॉन्च कर गए थे, ठीक है। ये सब परीक्षण मूल्यांकन वगैरह में इस सब आपको करना है, सोचना होगा, क्लियर। बैंकिंग, बीमा, टकसाल, चूँकि नगद भी आपका लगान लिया जाता है था, तो मुद्रा व्यवस्था तो जरूरी था, क्लियर। और बैंकिंग व्यवस्था, बीमा व्यवस्था आज टाइप का मत सोचिए उस समय, लेकिन अच्छा था, है ना। सर्राफ नाम का एक वर्ग था जो इन कार्यों से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था, ना कि साहूकार टाइप के लोग भी जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंकिंग, बीमा, टकसाल इत्यादि विकसित थे, अलग रूप में थे। इस पर थोड़ी देर के बाद हम लोग चर्चा करते हैं, इसको अंत में चर्चा करते हैं, है ना। देखिए, और कुछ भी ऐसा कुछ समझने का चीज़ नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत आपको नोट्स में आती है, आप जरूर मैसेज करेंगे, मैं क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर आते हैं शहरीकरण का विकास, है ना। जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं प्रोफेसर इरफान हबीब, उनका कहना है कि तुर्कों के काल में तृतीय नगरीकरण का दौर हुआ।
आपको रिकॉल में करा देता हूँ, पहला नगरीकरण जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता के काल में जो नगरीकरण हुआ, उससे जो पहला नगरीकरण का काल भारत में कहा जाता है। दूसरा अर्बनाइजेशन जो आपका हुआ वो ईसा पूर्व 6ठी सदी ईस्वी पूर्व बुद्ध युग में, जब 16 महाजनपदों और उसकी राजधानियों का उदय हुआ था, उसे दूसरा नगरीकरण कहा जाता है। और फिर जो पतन हुआ नगरों का, उसके बाद जो उदय होता है वह आपका होता है तुर्कों के आगमन के बाद, क्योंकि नगरीय जीवन को पसंद करते थे तुर्क लोग, है ना। तुर्कों के आगमन के बाद एक चेंजिंग आए, पहले से जो नगर थे भारत में, है ना, तो वो कहीं ना कहीं से खास ढांचा में, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, जब भी सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एक खास ढांचा में हुआ करता था, है ना। नगर था, कारीगर हुए या अछूत किस्म की जातियाँ जो वर्ण व्यवस्था से बाहर थीं, वे दक्षिण में रहा करती थीं, है ना। दक्षिण में कारीगर भी कहीं बाहर ही रहते थे, समझ गए ना, इस टाइप का कुछ संरचना था। लेकिन तुर्कों के नगरीय व्यवस्था में चूँकि आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी तीव्र हो रही थी, तरह तरह के कार्य थे, तो इन्होंने सभी के लिए लगभग खुला रखा, तो नगरों का विकास जो है और तीव्रता से हुआ, क्लियर। और यह जो विकास का दौर था वह मुगलों के काल तक चलता रहा। तो इस काल में जो पुराने नगर थे उसका अत्यधिक विस्तार हुआ, चाहे लाहौर हो, आगरा हो जो सिकंदर लोदी के द्वारा बसा था, या फिर दिल्ली हो, पटना हो, ये सब तो विकसित हुए ही, कुछ नए नगरों का भी विकास हुआ, है ना। जैसे इलाहाबाद हुआ, फतेहपुर सिकरी हुआ, है ना। तो कुछ नए नगरों का भी विकास हुआ और कुछ पहले वाले नगर जो थे उनका भी और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। कुछ बंदरगाहों का बहुत ही वैल्यू बढ़ गया था, है ना। चाहे आपका सतगांव हो बंगाल का, या फिर खंभात हो, दाभोल हो, चौल हो, खरपट्टन हो, बहुत सारे बंदरगाह थे, उसे मैंने मानचित्र में दिखा दिया है। मंडी शहरों के रूप में अनेक शहरों का विकास हुआ। कुछ शहरों का विकास जो है सैन्य कैंप के कारण हुआ, कुछ शहरों का विकास राजनीतिक प्रशासनिक जो हेडक्वार्टर्स के रूप में थे। तो यही चीज़ जो है आपको लगभग जो है नगरों का जो वर्गीकरण ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, वहाँ से भी आप कंसेप्ट ले सकते हैं। आपको प्रशासनिक मुख्यालय आज भी देखते हैं, शैक्षिक केंद्र है, बनता है तो डेवलप हो जाता है। तो उस समय शैक्षिक केंद्र तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन प्रशासनिक सैन्य केंद्र, राजनीतिक हेडक्वार्टर्स वगैरह ये सब को आप, या मंडी हुआ, बंदरगाह शहर हुआ, तो इसको जो है आप हेडिंग बनाते हुए इसके कंसेप्ट के आधार पर आप बहुत सारा चीज़ यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बैंकिंग, बीमा और टकसाल। टकसाल तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। 42 टकसाल जो था तांबा के लिए था, 14 चांदी के लिए था, 4 टकसाल जो था सोना के लिए था, है ना, सोने के सिक्कों के लिए। यहाँ पर पब्लिक को भी यह अलाउ था कि अपना आप धातु लेकर सोना का सिक्का छपवाना है, ढलवाना है, जाए चले जाइए सोना लेकर, और जो राजकीय टकसाल होते थे वहाँ पर दीजिए, उन लोग छाप देगा। 1595 का डाटा है, ओके। कब का डाटा है? अकबर के शासनकाल का है, लेकिन उसकी जांच पहले होती थी सर्राफ के द्वारा। सर्राफ का जो है बहुत बड़ा ही रोल होता था, नए वर्ग के रूप में उभरा था जब से नगदीकरण चला था। बीमा प्रणाली थोड़ा अलग टाइप का था, ये भी सर्राफ ही जनरली होते थे। तो इसमें जो भी सामान का आपको सुरक्षा का चिंता हो, है ना, कि हम ले जाएंगे जंगल में, कोई लूट लेगा तो क्या होगा, हमारा तो सारा कमाई जो खत्म हो गया, तो सर्राफ लोग क्या करते थे, एक खास मनी के आधार पर बीमा कर देते थे, और उस सामान को जहाँ पर भी जाना है वो पहुँचाने की जिम्मेदारी ले लेते थे। यही था बीमा। आज टाइप का मत थोड़ा सोचिएगा, फिर सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर। बीमा के बाद बैंकिंग आते हैं। बैंकिंग में भी यही सर्राफ साहूकार का काम था। इन लोग पैसा लेते थे जैसे आज बैंक में जमा होता है, और कुछ खास जो है ब्याज वगैरह दे दिए। 100 रुपया लिए, उन्होंने कहा ठीक है 5% 10% जो भी है ब्याज मिलेगा आपको। और फिर जो आज बैंक करते हैं, अन्य लोगों को, अन्य कंपनियों को ऋण देते हैं जो भी उनके पास जमा मनी होता है, और ऋण का ब्याज जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है,
मान लीजिए 10% इन लोगों ने सर्राफ ने लिया, 100 रुपया आपसे जमा लिया, 110 रुपया वो आपको 1 साल बाद देगा। लेकिन उससे 100 रुपया को किसी और को ऋण के रूप में देता है तो उससे 120 रुपया लेगा। यही जो डिफरेंस होता था उनका प्लस लाभ होता था, है ना। तो ये था बैंकिंग व्यवस्था। अगर बात करते हैं हुंडी, हुंडी, आवोग, दादनी। बीमा जो है सुजान राय खत्री ने इसका विवरण दिया है खुलासा तो तारीख में, ये भी इम्पोर्टेंट है फैक्ट। हुंडी, हुंडी जो आज चेक और ड्राफ्ट के रूप में आप देखते हैं, क्लियर। यहाँ पर जो सराफ या साहूकार होते थे वो हर शहर में होते थे, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का था, क्लियर। अब इन लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपको दिल्ली से आगरा पैसा उस समय मुगल काल में भेजना था, है ना। आपको 500 रुपये भेजना है। अब 500 रुपये जब आपको भेजना है, आप क्या कीजिए, दिल्ली से आगरा भेजना है किसी परिवार को, दिल्ली में जा कर के उस सर्राफ को दे दीजिए, है ना, 500 रुपया। अब उसका जो एजेंट है वो आगरा में आपके फैमिली को दे देगा, उसका कुछ अपना कमीशन होता था। दिल्ली से आगरा का 1% कमीशन था, बुरहानपुर से अहमदाबाद का लगभग 2.5% कमीशन था, है ना। सुरक्षा कहाँ पर कितना ज़्यादा है उसके आधार पे परसेंटेज तय होता है। अगर सुरक्षा ज़्यादा होता था तो परसेंटेज जो इस तरीके का कार्य में होता था वह ज़्यादा होता था। अब सोच रहे होंगे कि हुंडी जो है वहाँ पर तो हम पैसा दे दिए दिल्ली में, तो आगरा में क्या फ़ोन वगैरह था, मोबाइल था जो पता चल जाता था, वो नहीं था, है ना। तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़े होते थे, है ना, वो जब पहुंच करके सिर्फ बोल देता था, है ना, पैसा लेकर वो नहीं जा रहा, सिर्फ उसको जाना है और बोल देना है उधर, है ना, कि हाँ वहाँ पर 500 रुपया मिला है, इस आदमी को देना है, वो तुरंत दे देता था। तो पैसा लाने ले जाने का झंझट खत्म हो गया, इससे आप चेक ड्राफ्ट के रूप में समझ सकते हैं। उसके बाद आइए दादनी को पहले समझ लीजिए। दादनी भी बहुत अच्छा एक आर्थिक प्रक्रिया था मुगलों के काल में, है ना। तो यहाँ पर जो शिल्पकार होते थे, कारीगर होते थे, किसी खास व्यापारी के द्वारा उन्हें एक तरह से ठेका दे दिया जाता था और अग्रिम राशि दी जाती थी, ठीक है। यानी कि 1000 या 2000 रुपया दे दिया गया, 2000 रुपया दे दिया गया और कहा गया कि आपको जो है 5000 ठोंगा जो हमको बना करके देना है कागज़ का, क्लियर। वो 5000 ठोंगा जो है बना करके उसको दे देगा, क्लियर। और जो 2000 वो लिया था पहले वो उसका हो जाएगा, क्लियर। तो यही था क्या चीज़, दादनी। यानी कि पहले ही पेड कर देना, अग्रिम पेमेंट कर देना, एडवांस पेमेंट कर देना और कुछ खास वर्क देना, खास समय के अंदर उनको देना है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट था। आवोग, अक्सर जब ज़्यादा खतरे होते थे, है ना, दूर का बिजनेस करना है, सामान ले जाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, समुद्री मार्ग है, जंगली मार्ग है, उस स्थिति में आवोग की दर से जो है रेट लगते थे, है ना। तीव्र वहाँ पर जो है आपका जो ब्याज दर होता था, कमीशन का रेट होता था, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता था। तो आप समझ गए, बैंकिंग, बीमा, आवोग, दादनी, क्लियर, यही सब होता है। इस सब को थोड़ा सा अच्छा से वर्णित कीजिएगा, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं। और इसके अलावा आप कौन कौन सा सिक्का जो था चलाया था, जैसे अकबर द्वारा इलाही जलाली चलाया गया था, इलाही सोने का सिक्का था। उसके अलावा जो है आपका 1 रुपया के बराबर 40 दाम होता था, 1 दाम के बराबर जो आपका 25 जितल होता था। इस तरीके से भी आपको जो है थोड़ा बहुत वहाँ पर जानकारी दे देना है, सब नोट्स में है, आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। यही चीज़ आज बात करना था। नर्वस होने से कुछ नहीं चलेगा, नर्वस होने से आप आज ही गेम को हार जाएंगे। नर्वस नहीं रहिएगा, आप हमेशा बने रहेंगे, है ना। यही लाइफ का समझ लीजिए सूत्र है, जितना आप चलते रहेंगे स्वच्छ रहेंगे, है ना, जितने की उतनी ही संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। रुक जाएंगे, तरह तरह की नेगेटिविटी आएंगे, चाहे वो कट ऑफ के बाउंड्री लाइन पर रुके हुए हों या जो बाउंड्री लाइन पर नहीं भी हैं, खुशी में ही बिता दिए हैं 15-20 दिन, अब उनको चांद तारा देखना शुरू हो गया होगा, है ना, कि 300 भी स्कोर है लेकिन क्या मेंस के लायक, मेंस देने के लायक अभी तक हम बन पाए हैं। समय नहीं किल करना है, सेलिब्रेशन
जो भी होता है वो लास्ट आवर में होता है, फाइनल सक्सेस के बाद। उससे पहले 1 मिनट भी चैन नहीं लीजिए, तभी सक्सेस मिलता है ना। खामोशी से वर्क कीजिए, आपकी सफलता जो है शोर मचाएगी, निश्चिंत रहिए। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं 9661163344 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैसेज भेज दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल का लाभ प्राप्त हो सके। जिस तरीके से प्रीलिम्स में बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है, उसी तरीके से मुख्य परीक्षा में भी उनको लाभ हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।